अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिज़नेस लॉ। आज इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर 6 एंड कर रहे होंगे जी। चैप्टर 6 हमारा सारी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि किस तरह परफॉर्म करना है, थोड़ा सा क्विकली ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। वैसे होपफुली अभी तक आप सबने टर्म टेस्ट तो दे दिया होगा। प्लीज़ आपने असेसमेंट थी आपकी, असेसमेंट आपने अटेम्प्ट कर ली होगी, तो लाजमी प्लीज़ टेस्ट दिया करें। टेस्ट के बगैर बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो आप साथ साथ अपनी क्लियर किया करें और रिटर्न प्रैक्टिस भी करें। रिटर्न प्रैक्टिस तो यार एक्स्ट्रा चीज़ है, आप तो टेस्ट अगर नहीं देंगे तो प्रैक्टिस तो बहुत आगे की चीज़ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी करनी है। टेस्ट लाजमी दिए हो सारे के सारे, प्रैक्टिस लाजमी की हो सारी, ठीक है। फिर जाके इंशाल्लाह बेहतर सूरत हाल बन जाएगी। अच्छा जी, रिवीजन थोड़ी सी ज़रा कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि कौन परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट को, वो हमने थोड़ा सा देखा है। फिर हमने कहा कि जी परफॉर्म करने के तरीक़ाकार दो होते हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो सकती है, ऐसी परफॉर्मेंस जो आपने परफॉर्म करना चाहिए वैलिड तरीक़ों से, उसके इसेंशियल्स हैं कोई 5, वो आपने सारे के सारे पूरे किए हैं, लेकिन जो प्रोमिजी था उसने एक्सेप्ट नहीं किया आपकी परफॉर्मेंस, तो वो ऑब्वियसली अटेम्प्टेड रहेगी ना, वो असल में आप समझ लें कि मटेरियलाइज नहीं हो सकी, तो इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे। दूसरी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपने परफॉर्म किया है और प्रोमिजी ने एक्सेप्ट भी कर ली है, नाउ यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉम योर ड्यूटी, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड के केस में भी क्या होता है जी, आपने पूरी कोशिश की है हर तरह से वैलिड, वो उसके जो एसेंशियल्स हैं वो हमें पता ही, प्रॉपर टाइम पे किया, प्रॉपर प्लेस पे किया, अगले बंदे को पूरा टाइम दिया गया कि वो सर्टन कर सके, क्वांटिटी को भी कर सके, पर्सन को भी कर सके किस बंदे ने भेजा है, फिर वो इंस्पेक्ट भी कर सके, क्वालिटी वगैरह की भी देख सके चीज़ों की। तो ये हम इसको और अनकंडीशनल लो, इसको हम कहते हैं टेंडर भी बोलते हैं, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। तो अगर तो आपने इस तरह किया है और आपने गुड्स की परफॉर्मेंस अटैम्प्ट किया, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स था, तो भाई फिर कानून ये कहता है कि आपकी दोबारा जिम्मेदारी नहीं है रीपरफॉर्म करने की, ठीक है। और आपको जो नुकसान वगैरह हुआ है वो भी अगला बंदा भरेगा। आगे बात समझ, क्योंकि उसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट, आपने नहीं किया। सेकंड, लेकिन अगर आपने पैसे देने हो किसी को, फिर कानून कहता है नहीं नहीं भाई इतना शुगर नहीं है कि अब आपके पैसे भी आप कहें कि मैंने अब दोबारा कभी नहीं देने। पैसे आपने देने हैं हाँ, लेकिन अगर पैसों के ऊपर अगर 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 कोई सूद हो, क्योंकि लाजमी नहीं है हमेशा इंटरेस्ट हो, अगर कोई इंटरेस्ट होता डिलेड पेमेंट के ऊपर कि यार इतने टाइम आपने डिले किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट दें, कानून कहता है वो आपको माफ़ मैं करवा देता हूँ, वो आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है इसमें, ठीक है जी। ये हमने कुछ चीज़ें इसमें देखी हैं। फिर हमने कहा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाईजान ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो नोवेशन हो जाए, नोवेशन से मुराद के सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट था उसी की जगह पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो वो नोवेशन कहलाती है, फिर पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिसिजन हो जाए, रिसेंड ख़त्म कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर भी आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। या आपका क्या है, ऑल्ट्रेशन आ जाए, उसके अंदर कोई तब्दीली आ गई है, तो भाई जो पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो आप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, अब नए वाला कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसी तरह और चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आप समझ लें बाद में जाके सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, सब्सिक्वेंटली इलीगलिटी, डिस्ट्रक्शन हो जाती है ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट मैटर की, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की नीड नहीं है। कानून कहता है वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब कानून वहाँ पे आपको सिचुएशन भी बताता है जिन सिचुएशन में वॉइड होता है, और ये भी बताता है कि भाई इन सिचुएशन में मैं इसको सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं समझूंगा। आप कहें नहीं मुझे नुकसान हो रहा है, आप कहें जी मुझे घाटा पड़ रहा है, मुझे उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना पहले होना था, आप कहें स्ट्राइक्स लग गई हैं, लॉकआउट्स हो गए हैं, वो कानून कहता है जो मर्जी हो जाए, वो 4 सिचुएशन है भाई, जब तक, या 5 हैं आई बिलीव 4 है, वो जब तक नहीं हो जाती मैं इसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं समझता, ठीक है। डिस्ट्रक्शन हो जाती है ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की या सब्जेक्ट मैटर की वो स्टेट ही नहीं रहती जिस स्टेट का, जिस शक्ल का आपने उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। या वॉर डिक्लेयर हो जाती है, सही है। इस तरह की अगर सिचुएशन बन जाए फिर तो है, अदरवाइज़ वो कहता है नहीं भाई मैं नहीं आपकी सुपरवाइजिंग इम्पॉसिबिलिटी को मानता। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने कहा कि अगर प्रोमिजी आपको फैसिलिटेट नहीं करता, अगर उसका ड्यूटी थी उसकी आपको फैसिलिटेट करना ताकि आप परफॉर्म कर सकें, और वो निगलेक्ट करता है या रिफ्यूज़ कर देता है आपको फैसिलिटेट करने से, फिर भाई प्रोमिजी की गलती है, आपने तो पूरी कोशिश की परफॉर्म करने की, तो फिर आपको दोबारा वो परफॉर्म करने की नीड नहीं है, आपको मुक्ति मिल चुकी है उससे। अच्छा जी, आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े गौर से समझना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स क्या है जी? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अच्छा, अब ये ना बड़ी हद तक ये इम्प्रैक्टिकल मेरे नज़दीक, मतलब इतना कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है ये,
क्योंकि इसमें जो एजम्पशंस ली जा रही हैं, जो मफरूज़ों की बेस पर ये कॉन्सेप्ट बना है, वो कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये थ्योरी थोड़ी है, ये तो कानून है, लॉ है, इसको तो फॉलो करना ही करना है आपने। ये कोई ओपिनियन नहीं है, कानून है। कानून ने ऑब्वियसली ये कहा है कि अगर इस तरह की सूरत हाल आ भी जाए ना, तो पैसे तो नहीं मैं मरने दूंगा ना किसी के, तो मैं उसके आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये आपने करना है। बाकी बेहतर है कि आप इस तरह की सूरत हाल बनाए ही ना, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट है क्या, पहले तो ये समझ लें। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से मुराद क्या, बड़े गौर से समझना है। इससे मुराद ये है कि भाई आपका एक डेटर है, डेटर का तो पता है ना, अब मेरे ख्याल में आप लोग इतने तो बड़े हो गए, अगर वर्ड राइटर डेटर यूज़ किया जाए तो बताना नहीं पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक डेटर है जी आपका, उसने आपको लेट्स से 3 अमाउंट्स देनी है डिफरेंट तरह की, कोई लाख रुपया देना, कोई 2 लाख देना, कोई 5 लाख देना, मुख्तलिफ डेट्स की, कोई 2 महीने पहले से पेंडिंग है, कोई महीना पहले से, कोई 6 महीने पहले से पेंडिंग है, इस तरह की अमाउंट्स है। अब वो आपको भेजता रही 1 लाख रुपया, ठीक है, मिसाल ले लेते हैं कि उसने आपको एक देना था जो कि लेट्स से 1 दिसंबर से पेंडिंग है, ड्यू डेट, ड्यू फ्रॉम लिख दें आप, ठीक है, तब से फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर से वो था लेट्स से 1 लाख, ठीक है। कोई और अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि 12 जनवरी से पेंडिंग है 2 लाख रुपए की, ठीक है। और लेट्स से कोई और 5 फेब है, उससे पेंडिंग है कोई अमाउंट 50,000 की। ये भाई आपने टोटल उससे कितना लेना है, 3.5 लाख रुपया। अब वो बंदा, ये कॉन्सेप्ट आया कब है, कब ये यूज़ होगी, ये लीगल प्रोविजंस, वो हम पढ़ रहे हैं। अब लेट्स से उस शख्स ने आपको भेजे हैं, पेमेंट उसने की है, ये मतलब है जी रिसीवेबल सारे, ठीक है। अब उसने पेमेंट की है, मिसाल के तौर पे आप समझ लें लेट्स से 150,000 की। भाई कितने की पेमेंट की है, 150,000 की। अब आपने उससे 3 तरह के पैसे लेने हैं, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। अब मसला ये है कि ये जो 150,000 है, ये किस वाले पैसों में एडजस्ट किया जाए, किस में से निकाला जाए। क्या ये लास्ट वाले 50,000 निकाल दें, बाकी का लाख है ये निकाल दें, या लाख ये निकाल दें, 50,000 इधर से निकाल दें, या इन दोनों को छोड़ के 2 लाख में से 1.5 लाख पूरा निकाल दें। क्या किया जाए, स्पेशली जब इनके अंदर इंटरेस्ट भी हो। आपको पता है इंटरेस्ट लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे ये 1 दिसंबर वाले को अगर हम डिस्चार्ज ना करें, मतलब ख़त्म ना करें, तो भाई ये तो हर महीने लाख रुपए के ऊपर सूद भी लगी जाएगा, सूद भी लगी जाएगा, सूद भी लगी जाएगा, बढ़ता रहेगा ना सूद आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे ही है अगर आपने कर्जा इंटरेस्ट वाला दिया हुआ है, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, हर कर्जा इंटरेस्ट वाला नहीं होता, ये आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब है कि भाई ये पैसों को किन पैसों के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाए, इसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, वेयर द डेटर हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेट्स, ठीक है, उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेट्स हैं भाई उसके ऊपर, बट ही पेज एन अमाउंट लोअर देन द टोटल ऑफ दोज डेट्स। वो टोटल ऑफ दोज डेट्स से कम अमाउंट, देखो अगर वो 3.5 लाख देता पूरे का पूरा, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं थी ना, सारे का सारे फड़काओ, खत्म हो गई जान छुड़ गई। मसला है कि उसने पैसे कम दिए हैं, तो भाई इसमें से कौन से वाले को एडजस्ट किया जाए, ये कानून इसके ऊपर फिर आपको थोड़ा सा रहनुमाई करता है। बात आई है, फॉलो की है थोड़ी बहुत या नहीं, बाकी जैसे पढ़ेंगे ना ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आए ज़रा पहले बुक पे, बुक क्या कहते हैं, वो कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, अप्लाई करना पेमेंट को टू अ पर्टिकुलर डेट, किसी खास डेट पे, और डेट्स एक से ज़्यादा पे भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें मैंने 50 इस पे करना है, तो सारे के सारे पैसे तो नहीं ना खत्म हो गए, लाख किसी और पे करना पड़ेगा, तो डेट्स हो गया पर्टिकुलर डेट, और डेट्स वेयर अ डेटर ओज सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू 1%। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग नज़र आ रहे हैं कि अलग अलग पैसे थे, नज़र आ रहा है कि यार 1 दिसंबर का 1 लाख है, नज़र आ रहा है 12 जनवरी का है, मिक्स नहीं है पैसे, ये नहीं कि समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है, अलग अलग नज़र आ रहा है आपको, डिस्टिंक्ट है, सही है, डिस्टिंग्विश्ड है, अलग अलग नज़र आते हैं। द वेरियस रूल्स आर एज अंडर, वो हम देख लेते हैं। तो भाई अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब समझ आ गया कि अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से मुराद क्या है कि आपके पास एक पैसा आ गया है, ठीक है, एक पेमेंट आई है, अब आपने उस पेमेंट को किस तरह से अप्लाई करना है, जबकि आपका डेटर आपको डिफरेंट तरह के डिस्टिंक्ट डेट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग नज़र आने वाले डेट्स उसने आपको देने हैं, अलग अलग उसने पेमेंट्स आपको करनी थी। अब आपको एक अमाउंट आ गई है, इसको आप किसके अगेंस्ट एडजस्ट करें, तो ये तरीकाकार है भाई, ठीक है। तो अब इसमें ज़रा
देख लेते हैं। 3 आपको तरीके आ जाएंगे इसमें, ठीक है। मेरे ख्याल में लिख के कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि 1.5 लाख को किस तरह से किया। इजी तरीन तरीका, ये जो आम मैंने जब बोला ना कि प्रैक्टिकली नहीं होता इस तरह, वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि मोस्टली लोग ये पहले वाला तरीका फॉलो कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि कानून ने फिर भी कहा कि अगर यार चलो कोई बंदा बोंगा ही है तो उसको मैंने सेफ तो रखना है ना उस पर्सन को भी, ठीक है, और क्राइटर को भी सेफ रखना है, तो इसलिए उसने कानून बना दिया। तो भाई पहला केस क्या है कि इफ डेटर इंडिकेट्स द डेट टू बी डिस्चार्ज्ड। भाई अगर तो डेटर मुंह से बोल दे या ओरल मतलब वैसे बोल के बता दे, इम्प्लाइडली बता दे, लिखकर किसी भी तरह बता दे कि भाई ये फलां वाला कर्जा आपने एडजस्ट करना है, तो फिर तो वही करना पड़ेगा। जैसे देखो 1.5 लाख रुपए आया, अगर आपको डेटर कह रहा था यार लाख रुपए आप 1 दिसंबर वाला कर लो, 12 जनवरी वाले में से 50,000 कर लो, फिर तो आपको उसी तरह करना पड़ेगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर क्राइटर ये नहीं कह सकते नहीं मैं अपनी मर्जी से करूंगा। फॉर एग्जांपल क्राइटर कहे कि यार नहीं, ये जो 1 दिसंबर वाले के ऊपर तो मैं इंटरेस्ट भी खाता हूँ, तो अगर मैंने ये एडजस्ट कर लिया तो इंटरेस्ट मैं कहाँ से खाऊंगा, ठीक है। तो मुझे सूदखोर लोग कैसे कहेंगे, तो वो कहता है कि नहीं भाई मैंने तो नहीं करना। नहीं, कानून कहता है कि अगर तो डेटर ने इंडिकेट कर दिया है, ठीक है, इफ द डेटर इंडिकेट्स द डेट टू बी डिस्चार्ज, अगर भाई वो बता दे तो फिर आपने उसी तरह से करना है। ये तो मसला ही नहीं है कोई। मसला तो होता है अगली सिचुएशन में। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, सारी अभी पढ़ते हैं। इफ डेटर डज नॉट इंडिकेट द डेट टू बी डिस्चार्ज, भाई अगर वो इंडिकेट ना करे, वो आपको ना बताए, तो फिर क्या करना है। फिर कानून कहता है, अभी पढ़ेंगे, कि क्राइटर की मर्जी है जिस तरह मर्जी कर ले, इंक्लूडिंग टाइम बार्ड डेट। हाँ देखो, अगर तो डेटर बता दे कि भाईजान इस तरीका कार से इसको डेट को डिस्चार्ज करो, मेरे को इसके ऊपर अप्लाई करो, फिर तो आपको वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेटर इंडिकेट नहीं करता तो कानून कहता है भाई अब क्रेडिटर के हाथ में है, ठीक है। क्रेडिटर जो दिल चाहता है करे। वो कहता है यार ये 2 लाख रुपया कर लो, वो कहता है यार 50,000 कर लो, वो कहता है लाख रुपया कर लो। या उसने क्रेडिटर ने सोचा यार इसके एक पैसे पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल इससे मैंने लेने थे कोई 23 मार्च 2000 फॉर एग्जाम्पल 20 से आज 24 चल रही है यार, तब से लेने थे पैसे, ठीक है। इसके ड्यू डेट से 3 साल गुजरने, मतलब कितना टाइम बनता है, 2023 बनता है ना। 2023 के बाद मैंने इस पे केस करने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने कह दिया द लिमिटेशन एक्ट आपको रोक लेता है। लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर आप पैसा निकलवा सकते हो, केस कर सकते हो, उसके बाद नहीं। तो यार वो भी नहीं मैं निकलवा पा रहा, मैं क्या करूं। तो कानून ने उसको कहा कि भाईजान आप चाहो, फॉर एग्जांपल ये वाले पैसे थे, लेट से 1.5 लाख ही कर लो, चलो सीधे एग्जांपल आसानी के लिए। कानून ये कहता है कि भाईजान अगर डेटर साहब आपको इंडिकेट नहीं करते, नहीं बताते कि कौन सा डेट डिस्चार्ज करो, वो कहता है जो दिल करता कर लो। तो सर जी आप ये 1.5 लाख रुपया चाहे इसमें से इसको एडजस्ट करें, इसको करें, इसको करें, या चाहे आप टाइम बार डेट कर लें, जो कि कानूनी तौर पे आप उसे ले नहीं सकते, लेकिन अब आपके गोडे के नीचे वो आ गया तो उसको रगड़ दें वहाँ पे, ठीक है। उसको कहें कि भाई क्यों तूने मुझे पैसे दिए, अब ज़रा उसको पकड़ो, ठीक है। यही एक तरीका है कि आप उसे वो भी निकलवा सकते हो। और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये वैलिड है, ये इलीगल नहीं है, क्योंकि कानून ने खुद आपको अलाउ किया। कानून ये कहता है कि भाईजान आप टाइम बार्ड डेट भी आप रिकवर कर सकते हो। अगर डेटर को इतनी फिक्र है कि वो वाला ना करे, तो भाई वो बता देता ना, इंडिकेट कर देता। हम अगर वो इंडिकेट कर देता तो चाहे टाइम बार्ड वाला पड़ा भी होता ना, हम उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते थे, हमें वही करना पड़ना था जो उसने हमें इंडिकेट करना था। लेकिन अब क्योंकि उसने इंडिकेशन नहीं दी, डायरेक्शन नहीं दी, अब हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी करें। और हमने भाई पकड़ा कि यार इसका 1.5 लाख रुपया तो वो ही पड़ा हुआ है, लाख रुपया 50,000 रुपया जो भी है, या लड़ से 5 लाख रुपया वो ही पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ एडजस्ट कर देते हैं। आगे समझ। देखो पहले हमने पढ़ा था एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, थोड़ा सा याद रखनी है बातें। विदाउट कंसिडरेशन, उसमें डेटर खुद वादा कर रहा था कि यार वो मैंने 1.5 लाख रुपया देना था, उसमें से मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ। इधर डेटर नहीं वादा कर रहा, डेटर नहीं कर रहा, डेटर तो देना ही जा रहा, इधर तो फंस रहा है डेटर। क्यों फंस रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसी पेमेंट आपको कर दी है, वो बता नहीं पा रहा कि पेमेंट आपने किस डेट के अगेंस्ट एडजस्ट करनी। अच्छा अब ज़रा बात ज़रा समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज नहीं करना। अगर मिसाल तौर पर ये 2 डेट्स ना होते,
सिर्फ उसे 1 लाख रुपया आपने लेना होता और वो आपको 1 लाख रुपया ही भेजता, जबकि 1.5 लाख रुपया टाइम बार्ड भी है। तो भाई क्या आप अपनी मर्जी से फिर टाइम बार्ड डेट को कर सकते हैं? लेट्स से उसने इंडिकेट भी नहीं किया, उसने नहीं इंडिकेट किया, तो भाई आपको खुद अकल होनी चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ या अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट तब लगती है जब एक से ज़्यादा कर्जे हों। आपको खुद नहीं सेंस बन रही कि यार 1 लाख रुपया अगर आया तो यही 1 लाख रुपया है। टाइम बार्ड मर चुका हुआ है। टाइम बार्ड तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक कि डेटर खुद आपको आके नहीं कहता यार मुझे कोई अल्लाह का खौफ आ गया है तो मैं आपको पैसे वापस करना चाहता हूँ, कहीं आखिरत में मेरी पकड़ ना हो जाए। वो खुद आके आपको कहता है, रिटर्न फॉर्म में कहता है, साइन करके देता है प्रॉमिस कि यार उसमें से कुछ पैसे या सारे के सारे पैसे मैं दे रहा हूँ। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 4, ठीक है। उधर से तो ले सकते हो, लेकिन इस केस में आप टाइम बार डेट कब रिकवर कर सकते हो? अगर आपने डेटर से डिफरेंट कर्जे लेने हो और वो आपको कोई अमाउंट भेजे और वो अमाउंट को इंडिकेट करना भूल जाए, तो भाई फिर कानून कहता है कि सर जी फड़ लो उन्होंने फिर, ठीक है। इसमें से कोई भी एडजस्ट कर लें या इवन टाइम बार डेट भी कर लें, लेकिन आगे बताया नॉट द डिस्प्यूटेड डेट। डिस्प्यूटेड डेट को नहीं करना। डिस्प्यूटेड का मतलब क्या? डिस्प्यूटेड डेट से मुराद ये है कि ऐसा कर्जा जो अगली पार्टी मान ही नहीं रही कर्जा है मेरा, अदालत में केस चल रहा है अभी, ठीक है, या कोई अभी फाइनल हुआ ही नहीं है कि पैसे उसने वाकई देने। वो कहते हैं जब फाइनल ही नहीं हुआ तो उसका मतलब वैलिड डेट नहीं है। टाइम बार डेट को डिस्प्यूटेड नहीं है ना कि भाई टाइम बार मेरी अब उसके साथ लड़ाई है, नहीं नहीं, वो वाले डिस्प्यूटेड नहीं है। टाइम बार डेट तो वैलिड डेट था ना, जो कि नहीं दिया 3 साल में, टाइम बार हो गया, अब आप उससे कानूनी तौर पे नहीं ले सकते सिवाय सिर्फ इस सिचुएशन के। सिर्फ एक सिचुएशन ये है जिसमें आप उससे ले सकते हो, बाकी दूसरी सिचुएशन जिसमें आपको डेटर खुद दे सकता है वो है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जिसमें आप अब बदले में उसको कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ वही आपको पैसे कुछ दे रहा है, ठीक है। तो ये बस सिचुएशन है। तो भाईजान डिस्प्यूटेड डेट से मुराद क्या? ऐसा कर्जा जो दोनों पार्टीज एग्री ही नहीं है, सेम पेज के ऊपर नहीं है, वो नहीं मान रही पार्टी, ठीक है, कि मैंने तो नहीं देने थे, ये कानूनी तौर पर बनते ही, वो नहीं आप एडजस्ट कर सकते। बाकी टाइम बार डेट भी आप कर। भाई 2 सिचुएशन समझ आ गई। अच्छा तीसरी पे आ जाए। इफ़ अगर दोनों बोंगे हैं, इफ़ नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, दोनों पार्टियों को नहीं पता यार किस तरह करें, ना तो उसने इंडिकेट किया ना एक राइटर। ये अब देखें ना प्रैक्टिकली तो बहुत ही रेयर ही है कोई कभी ये हो जाए, ठीक है। कोई पेमेंट इतनी पेमेंट्स आ रही हैं करोड़ों रुपए के बीच में, कोई आपकी लेट से 50-60 हज़ार की, आपने कहा यार पता नहीं किस तरह करना है, जो दिल करता है कर दो। अब वो कानून कहता है मैं बताता हूँ कैसे दिल करेगा। तो भाई इस सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में कानून ये कहता है कि फिर आप FIFO मेथड याद है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो कहता है नहीं इस बेस पे आपने करना है, टाइम बेसिस पे, ठीक है। पहले वाला जो कर्जा था उसको पहले एडजस्ट करो, बाद वाला था इस तरह करते जाए जब तक कि पूरा कर्जा एडजस्ट नहीं होगा। जैसे देखो 1.5 लाख है ना, तो तीसरी सिचुएशन में जब ना तो इंडिकेट किया जा रहा है ना ही आपको खुद समझ आ रही है क्रेडिटर को कि यार मैं किसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट करूं, फिर आप क्या करते हो? सबसे पहला जो ड्यू डेट थी 1 दिसंबर वाली, इसको आपने एडजस्ट कर दिया, 50 हज़ार बचे, दूसरी वाली में से निकाल दिया, ठीक है। फिर बचे ही कुछ नहीं, अगर बच जाते हो फिर आगे जाने की बात आ रही है बात समझ। तो भाई फिर आप टाइम बेसिस पे चलते हो कि जो पहले आया था उसको पहले एडजस्ट करो, बाद में आया बाद में एडजस्ट करो। अब इसमें एक मसला आ जाता है कि कई बार एक ही अमाउंट, एक ही डेट के ऊपर डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि 1 दिसंबर पे सिर्फ एक कर्जा हो, मिसाल के तौर पर 1 दिसंबर पे ही दूसरी भी कोई अमाउंट है 70 हज़ार की। अब क्या किया जाए? तो भाई अब यहाँ पे कानून कहता है कि फिर आपने अगर सेम डेट वाली हो ना, उसको आपने रेशो उसकी निकाल लेनी है, सही है, उसका प्रोपोर्शन जो होती है प्रोपोर्शन निकाल लेनी है, प्रोपोर्शन जितनी बनती है वो करनी है। अभी आगे प्रैक्टिकली इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं, समझ आ जाएगी, ठीक है। तो भाई ये कुछ सिचुएशंस हैं। अभी ज़रा आए बुक पढ़ते हैं। पहला केस, वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, अगर वो इंडिकेट कर दिया जाएगा भाई ये वाला करना है। वेयर अ डेटर मेक्स अ पेमेंट विद आइदर एक्सप्रेसली ओरल या रिटन फॉर्म में, और इम्प्लाइड इंटीमेशन, या इम्प्लाइडली वो बता देता है, ठीक है। इम्प्लाइडली आप समझ लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो आपको पेमेंट करा उस इन्वेलप के ऊपर लिख देता है कुछ, ठीक है, क्या ये फ़लाँ इनवॉइस की है। अब वो स्पेशल कर्जा तो नहीं आपको बता रहा है, लेकिन वो इनवॉइस की आपको बात कर रहा है, उस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। या जैसे उसने एग्जांपल में कहा कि 567 रुपीज़ की, एक और भी कर्जे थे लेकिन एक कर्जा था 567 रुपीज़ का। अब उस बंदे ने आपको 567 ही भेजे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यार ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें डिफरेंट हो, तो 1.5 लाख रुपया भी हो कोई और वो पूरा 1.5 लाख भेजे, तो इम्प्लाइड मतलब ये है कि उसी 1.5 लाख के अगेंस्ट एडजस्ट इसको कर लें, ठीक है। अच्छा उसने अब कहा कि वेयर अ डेटर मेक्स अ पेमेंट विद आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटीमेशन दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड
टू द डिस्चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डेट द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। भाई उसी तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल लिखें, आजम ओज टू बाबर अमंग अदर डेट्स, और भी डेट्स थे, और भी बहुत सारे डेट्स थे, जिसमें से एक डेट था 567 रुपीज़ का। बाबर राइट्स टू आजम एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस सम। उसने कहा कि भाई स्पेसिफिकली पूछा यार ये 567 रुपीज़ मुझे भेजो, तो अब उसने जब भेज दिया है तो क्या दोबारा पूछने की जरूरत है किसके भेजे हैं? भाई आपने खुद तो कहा है कि वो वाले, ठीक है जी, तो आपने उसी तरह इसको करना है। 16 आजम ओज बाबर अमंग अदर डेट्स 1000 रिलेटेड टू इनवॉइस 27 नंबर इनवॉइस का उसने भेजा है। अब उसने भाई जब 1000 विच फॉल्स ड्यू ऑन 1 जून, जो कि 1 जून को आपने पे करने थे, किसने? आजम ने। आजम साहब ने 1 जून को ही एग्जैक्टली 1000 रुपया भेजा है। मतलब उसने और भी कर्जे देने थे, कोई 1500, कोई 1200, कोई 800, कोई 700, कोई 2000 इतने देने थे, लेकिन एक कर्जा था जो इनवॉइस नंबर 27 के थे पैसे, और 1 जून को ड्यू थे। अब अगर एक बंदा 1 जून को ड्यू हो और 1 जून को ही आपको 1000 रुपया भेज दे, तो उसका क्या मतलब है भाई? एक तो ड्यू डेट से पता लग गया कि फलां वाला कर्जा, ऊपर से अमाउंट भी तो सेम है, ठीक है, तो उधर से पता चल गया, उसको स्पेशल बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई इम्प्लाइडली भी चल जाती है बात, एक्सप्रेस कर दे तो बेहतरी नहीं है। दूसरा सिनेरियो, वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड, अगर इंडिकेट ना किया जाए, फिर भाईजान छुरी के नीचे आ जाता है डेटर, फिर जो दिल करता है कि डेटर का वो करे। वो कहते हैं वेयर द डेटर हैज़ ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टांसेस, किसी वजह से पता भी नहीं चल रहा कि भाई ये पेमेंट कहाँ पे अप्लाई करनी है। द क्रेडिटर हैज़ ऑप्शन टू अप्लाई द पेमेंट टू एनी लॉफुल डेट, लॉफुल डेट कोई भी, मतलब जो उससे पैसे आपने लेने थे उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, फ्रॉम द डेटर इवन इफ इट इज़ अ टाइम बार डेट। देखिए टाइम बार डेट मर चुका था, ख़त्म हो चुका था, अब आप उससे किसी भी तरह से नहीं निकलवा सकते थे, अनलेस कि वो बंदा खुद, उसको अल्लाह का खौफ ना आया था, वो आपसे आके एग्रीमेंट ना कर लेता विदाउट कंसिडरेशन वाला कि भाई मैं आपको दूंगा, आप मुझे अभी कुछ भी ना दें, ये 3 लाख रुपया कानूनी तौर पर आप मेरे से नहीं निकलवा सकते थे, लेकिन मेरे दिल में रहम आ गया, मैं आपको पे करने को तैयार हूँ, ठीक है। वो एक तरीका का था, आप खुद नहीं निकलवा सकते थे। यहाँ पे कानून कहता है भाई एक तरीका है, आप खुद निकलवा सकते हो। कब? आपने उससे मुख्तलिफ कर्जे लेने थे, उसने आपको एक अमाउंट भेजी है, लेकिन वो बताना भूल गया है, या इम्प्लाइडली भी कोई समझ नहीं आ रही, तो भाईजान फिर आप जो डेट भी आपको नजर आता है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करो, इंक्लूडिंग टाइम बार डेट, टाइम बार डेट के अंदर भी कर लो। लेकिन आगे क्या लिखा? बट ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू अ डिस्प्यूटेड डेट, झगड़ा जिस डेट के ऊपर चल रहा है, जिस कर्जे को वो कर्जा मान ही नहीं रहा, देखो इसको वो कर्जा मान रहा है लेकिन उसने दिया नहीं है आपको, आप कानूनी तौर पर नहीं निकलवा सकते। टाइम बार डेट इज समथिंग एल्स, ठीक है। डिस्प्यूटेड, अच्छा ये भी हो सकता है आप कहेंगे एक डिस्प्यूटेड डेट था, टाइम बार भी हो गया, वो एक अलग बहस है कि उसने माना ही नहीं कभी भी कर्जे को, तो वो तो प्रॉपर वैलिड कर्जा तो था ही नहीं, वो तो आपका एक डिस्प्यूटेड डेट था, ठीक है। डिस्प्यूटेड डेट जब तक वैलिड नहीं हुआ था तब से वो उसका वो टाइम लिमिटेशन नहीं स्टार्ट हो सकती, ठीक है। देखो टाइम लिमिटेशन तो तब स्टार्ट होगी ना 3 साल वाली, जब दोनों पार्टी मान लेंगे कि हाँ भाई मैंने इतने लेने हो गए, मैंने इतने देने। डिस्प्यूटेड से मुराद है कि पार्टी मान ही नहीं रही मैंने देना है, लेट से वो कह रही मैंने 1 लाख देना है, आप कह रहे हैं मैंने 1.5 लाख लेना है, तो डिस्प्यूटेड है ना यहाँ पे मसला, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आजम ओज सेवरल डेट्स टू बाबर, ओके जी, वन ऑफ देम 100,000 इज टाइम बार्ड, इसमें से 1 लाख रुपया टाइम बार्ड भी है। आजम सेंड्स ₹200,000 टू बाबर विदाउट इंडिकेटिंग, आजम साहब ने अपने बेटे बाबर आजम को भेजे 2 लाख रुपये और बताया नहीं कि किस डेट को आपने करना है। बाबर आजम ने कहा बड़ी आओ फिर देखो तो मैं दसना, उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई सबसे पहले तो 1 लाख रुपया मारो इनका, ठीक है, वो तो वैसे तो मिलना नहीं है, इस चक्कर में मिल जाएगा, और बाकी 1 लाख रुपया जो दिल करता है, जहाँ पे दिल करता है एडजस्ट कर ले, टाइम सीक्वेंस जरूरी नहीं है दूसरे केस में, ठीक है, जहाँ दिल करता है कर ले। तीसरा केस, नाइदर पार्टी मेक्स एन अप्रोच, दोनों ही बोंगे हैं, दोनों को समझ नहीं आ रही क्या करना है। द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, 5-4 मेथड, सिंपल बात जो होती है ना, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, पेपर में 5-4 ना लिखा ना उधर नहीं है वो रेलिवेंट, इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड, वो कहता है चाहे वो टाइम बार है चाहे वो टाइम बार नहीं है, बस आपने तरतीब के साथ, हो सकता है पहला कर्जा उठाया वो सिंपल था, ठीक है, आपने कर दिया, दूसरा भी एडजस्ट हो रहा है, अभी पैसे पड़े हुए हैं, वो टाइम बार है, वो कहता है उसको भी भाई डालो बीच में, आपने तरतीब में फिर सारे कर्जे लिख लेने उनके, भाई कौन कौन से पैसे लेने थे उसमें से टाइम बार वाले को भी डालो तरतीब में ही, ठीक है। किस डेट से ड्यू हैं, ड्यू डेट लिखनी है आपने, तो ऑब्वियसली अगर आप सीक्वेंस ऑफ टाइम लिखेंगे तो ड्यू डेट में सबसे पहले टाइम बार वाले ही आएंगे ना, बाकी कर्जे तो न्यू होंगे, टाइम बार वाला कम से कम 3 साल पुराना तो हो गई, कम से कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो आप भी लिखोगे, तो वो भी आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑल पेमेंट शैल बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्स्ट डेट, पहले फर्स्ट डेट को आप करेंगे जब तक कि वो सारा ख़त्म नहीं होता, टिल इट्स
till it gets extinguished. Similarly, all subsequent payments apply towards second debt till it gets fully paid and so on and so forth. ठीक है जी, आप सबसे पहले पहला कर्जा एडजस्ट करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह करके लगे रहेंगे. फॉर एग्जांपल, ऐसे आगे एग्जांपल आप भी जानेंगे, लेकिन चलो इधर भी देख लेते हैं कि लेट्स से जी फॉर एग्जांपल आज डेट है, लेट्स से हम क्या लेते हैं, आज क्या डेट है, पता नहीं क्या डेट है, 4-5 जून है मेरे ख्याल में. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 5 जून 2024 है. ठीक है. अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जी यहाँ पे ना ड्यू डेट्स लिखनी होती है आपने. ठीक है, ड्यू कब से है, ठीक है, किस डेट से ड्यू है ये देखना है. अब कई बार ये भी होगा कि जी फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस आपने किया 5 तारीख को, लेकिन ड्यू 15 को है, तो भाई 15 से हमने काउंट करना है अगर टाइम हमने निकालना है ड्यू डेट से. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ड्यू डेट आ गई थी, कोई एक डेट थी, आप लेट से कह लेंगे 5 दिसंबर 2023. ठीक है, उसका आपने 1 लाख रुपया लेना था. आपकी कोई एक डेट आ गई है, मैं अब इसमें ना तरतीब से नहीं डेटा लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, ताकि क्योंकि पेपर में ओबियसली इसी तरह आएगा. तरतीब में लिख दिया फिर तो सीधा सीधा आपको समझ आया नहीं कॉन्सेप्ट क्या था ये, तो सवाल क्या हुआ फिर. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक और अमाउंट आ गई 8 सितंबर 2022. आज की डेट क्या है, 5 जून 2024 है. अच्छा, फिर भाई कोई ये भी फॉर एग्जांपल जी आपकी कोई लेट से 50,000 की अमाउंट है. ठीक है. अच्छा, फिर कोई आगे डेट आप कह लें कि 2 अक्टूबर 2021. ठीक है, इसमें से कोई लेट से 1 लाख रुपए की अमाउंट है. ठीक है, और फिर आप कह लेंगे जी कोई है फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024, इसकी कोई 2 लाख की अमाउंट है. और एक आप कोई ले लें कोई बहुत ही पुरानी कर लें. ठीक है, वो है 3 अप्रैल 2020, इससे आपने कोई 50,000 लेना. ठीक है भाईजान. अच्छा, अब ये आपने टोटल पता नहीं कितने लेने, ये बन गए आपके बल्कि इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी वो डाल देते हैं ना, सेम डे वाला. ठीक है, वो हम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं यहाँ पर 8 सितंबर को ही, 8 सितंबर 2022 को ही आपने एक और पेमेंट उनसे लेनी थी. वो फॉर एग्जांपल पेमेंट है आपकी लेट से सीधा हिसाब अगर रखें तो 1 लाख रुपए की. ठीक है. अच्छा, अब आपने देखें कर्जे, उससे बड़े गौर से वाली एग्जांपल समझ लें, फिर अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने खुद कर लेना है. 1 लाख रुपया आपने दिसंबर 23 को ड्यू था तब लेना था. ठीक है, या तब से ड्यू है, आप ये समझ लें. ठीक है. अच्छा, सितंबर 2022 50,000 रुपया, ये वाली भी 1 लाख रुपया, ये दोनों सेम डे के ऊपर है, इसको ज़रा ध्यान रखना है. ठीक है, ये भी हम कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं. तो भाई ये सिचुएशन है. अब इसमें देखें ये अमाउंट कितनी बन गई है, 1 लाख 2 3 4 6 लाख रुपया टोटल जी आपने उनसे लेना है. कितना लेना है, 6 लाख रुपया. अच्छा, अब लेट्स अज्यूम कि आपको पैसे आते हैं फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 3 लाख रुपए अगर आपको आ जाए, 3 लाख हो जाएगा ना एडजस्ट. ठीक है, 3,50,000 रुपये अगर आपको रिसीव हुआ है सारे, अगर 6 लाख पूरा होया था फिर तो मसला ही कोई नहीं था, 3,50,000 हुआ है. अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में वो हो सकता है कि अगर बहुत ही एग्जामिनर का अच्छा मूड हुआ, घर से ज़रा फ्रेश हो गया हुआ, फिर तो आपको वो बता देगा ये टाइम बार डेट है इसमें इतना. लेकिन वो आमतौर पे नहीं बताता, उसको पता हुआ है कि भाई इनको थोड़ी सेंस होनी चाहिए कि टाइम बार डेट से मुराद वो डेट जो ड्यू डेट से 3 साल गुजर चुके हैं उसको टाइम बार कहते हैं. ठीक है. अब डेट उसने बता दी है 5 जून 2024 है. अब अच्छा, पहले तो ये देख लें भाई क्या है टाइम बार है, नहीं जी, 5 जून 2024 से मुराद के 3 साल पीछे, कम से कम 5 जून 2021 से पहले का कोई अगर कर्जा होगा ना, उसको हम कह सकते हैं कि वो टाइम बार हुआ है. ये वाला टाइम बार नहीं, ये वाला टाइम बार नहीं, ये वाला टाइम बार है नहीं, ये वाला 3 अप्रैल 2020, हमने कहा 5 जून 21 से पहले, मतलब 21 22 23 24 3 साल बनते हैं ना, तो 21 से पहले जो भी होगा सारे टाइम बार ही है ना. 5 जून 2021, अगर 6 जून 2021 को भी है तो अभी वो टाइम बार नहीं हुआ, अभी एक दिन पड़ा हुआ है, आप केस कर सकते हैं अदालत में जाके, पैसे निकलवा सकते हैं. लेकिन अगर 5 जून 2021 से पहले ही गेम हो गई है तो भाई फिर वो टाइम बार हो जाता है. ये वाला टाइम बार है, ऐसे ही तो हम इसको लिख सकते हैं TB. अच्छा, अब पहली सिचुएशन अगर थी जी, पहली सिचुएशन हमारी क्या थी कि अगर वो डेट को इंडिकेट कर देता. ठीक है, उसने कहा ये 3.5 लाख रुपया है,
तो पहले केस के मुताबिक उसने कहा कि भाईजान 3.5 लाख रुपए है, तो आप ऐसे करें कि यार ये जो है ना मेरा अक्टूबर 21 वाला 1 लाख एडजस्ट कर लें, ये मेरे 22 के 2 कर्जे पड़े हुए हैं 1.5 लाख ये कर लें, कितना 2.5 हो गया, और मिसाल के तौर पर उसने कहा जी 1 लाख रुपए आप ये वाला मेरा कर लें, तो उसने कहा 3.5 लाख करवा लिया। फिर तो आप इसी तरह करना है, इसमें कोई मसला नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर वो आपको इंडिकेट नहीं करता फिर आपने क्या करना है। मिसाल आप किसी भी तरह कर सकते हो, क्योंकि दूसरे वाली सिचुएशन में टाइम का जो सीक्वेंस है वो फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल सेकंड सिचुएशन है, आपने कहा यार अच्छा 3.5 लाख रुपया लेना है ना, चलो ये लेने हैं, देख लो। सबसे पहले तो हमने पढ़ा होगा टाइम बार डेट पे, उसने कहा यार मरा हुआ मेरा पैसा, इसको पहले लेकर आओ, सबसे पहले 50,000 तो ये वाला करो ना डन। तो आपने कहा 3 अप्रैल वाला जो कर्जा है ना भाईजान 50,000 का, ये इसमें से निकाल लो, पीछे कितने रह गए 3 लाख रुपया रह गया, ठीक है। तो आप इधर लिख लोगे रिमेनिंग 3, इसको भी एडजस्ट करना है। अच्छा आपने कहा यार और इससे यार पुराने उठाते हैं कर्जे हैं, ये ना हो कि कहीं बाद में मर जाएं, या आप न्यू वाले भी उठा सकते हो, कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे लेट्स से इसमें पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप कहेंगे ये वाला जो कर्जा था ना 1 जनवरी वाला, ये गारंटीड है। गारंटी से मुराद है किसी पर्सन ने गारंटी दी हुई है कि भाई अगर ये बंदा आपको पैसे नहीं वापस देगा मैं आपको कर्जा दूंगा। हमने कहा यार ये तो सिक्योर्ड ही है ना, सिक्योर्ड है ना, तो मुझे इतना रिस्क लेने की मैं डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी पे करेगा मैं उसको जाकर पकड़ लूँगा, इसको एडजस्ट करने को रहने दो। बेशक जो गारंटर है ना उसकी चीखें निकलेंगी, वह क्वेश्चन भी आया वो आगे चीखता है कि भाईजान जो है ये इसने गारंटी वाला क्यों नहीं एडजस्ट किया, ये इसने अपना लालच किया वगैरह वगैरह। हमने उसे कहना भाई लालच को छोड़ो, कानून के अंदर गारंटी वाली चीज़ ही कोई नहीं है। कानून तो कह नहीं रहा कि गारंटी वाले को एडजस्ट करना, कानून ने सिंपल बताया अगर डेटर डिस्चार्ज कह दे, इंडिकेशन दे रहे तो उसके मुताबिक करो, अगर नहीं देता तो क्राइटेरिया का जो दिल करता है करे, ठीक है। तो उसमें भाई उसने फारिग कर दिया। तीसरा जो सिनेरियो है ना टाइम के हिसाब से, हाँ अगर उस टाइम के हिसाब से बीच में गारंटी वाला भी आ रहा था तो उसको करना पड़ना था क्राइटेरिया को एडजस्ट, ठीक है। अदरवाइज दूसरे ऑप्शन में भाई उसका जो दिल है तो लॉजिकली उसका दिल करेगा ही नहीं, वो कहेगा यार इसकी तो गारंटी भी मिली हुई है, इसको ज़रा बाद में कर लेंगे, ये अगर नहीं भी देगा तो मैं निकलवा लूँगा गारंटर से, ठीक है। उसने इसको फारिग कराओ। और फॉर एग्जांपल उसने कोई पैसे उठा लिए, लेट्स से 5 दिसंबर वाला उठा लिया, उसने कहा यार ये वाला 1 लाख करते हैं, पीछे कितने रह गए भाई आपके 2 लाख रह गया, ठीक है। उसने कहा कि यार ये सितंबर वाले जो है ना ये दोनों उठा लो, ठीक है, ये उसने दोनों उठा लिए। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये सेम डे के ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम प्रोपोर्शन नहीं करेंगे, हम आगे जा करेंगे, क्योंकि देखें प्रोपोर्शन तब करना है जब हमने सीक्वेंस वाइज चलना होता है, जब हमने टाइम वाइज चलना है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते किसी एक को, फिर हमने करना है वो हम कर लेते हैं उसको इधर, क्योंकि हम जो मर्जी एडजस्ट करते फिर हैं, तो भाई हम कर रहे हैं। पहला तो हमने टाइम बार वाला कर लिया, फिर हमने ये कर लिए। अच्छा अब लेट्स से इसमें चलो एक और अमाउंट भी डाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं 2 अक्टूबर वाली अमाउंट, इसको हम कहते हैं डिस्प्यूटेड, ताकि हमारा कंप्लीट ही हो जाए ना। क्या है डिस्प्यूटेड, ये झगड़ा हुआ है इसके ऊपर। मैंने कहा यार 2 लाख भी कर लूँ, ये सॉरी 1 लाख रुपया भी कर लूँ 2 अक्टूबर वाला, तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज़ अ डिस्प्यूटेड वन। लेकिन 8 सितंबर वाले में कर सकता हूँ भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ। 1.5 लाख रुपया टोटल मैंने किया, पीछे बच गया 50,000। मैंने कहा 50,000 में क्या और वाला कौन सा एडजस्ट करें, तो 50,000 बच गया ना। अब इसमें से मैं किसी अमाउंट में से आधे पैसे ऑब्वियसली एडजस्ट कर सकता हूँ। देखो डिस्प्यूटेड मैं कर नहीं सकता, पीछे बच गया अब सिर्फ ये गारंटी वाला, तो अब मुझे ना चाहते हुए भी, लेकिन पैसे तो चलो आ ही रहे हैं ना, मैंने 50,000 रुपया इधर से एडजस्ट किया, भाई लो मैंने सारे का सारा अपना जो 3.5 लाख रुपया इस तरह एडजस्ट कर लिया हुआ। आगे बात समझ, ये था केस 2। केस थ्री अब क्या है वो देख लेते हैं भाई। केस 3 ये है कि उसमें आपने सीक्वेंस ऑफ टाइम में देखना है, ठीक है। अब उस सीक्वेंस के अंदर अगर तो टाइम बार आ गया तो वो भी बीच में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं लेके आ सकते, लेकिन लॉजिकली सोचें, लॉजिकली कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। अगर टाइम बार्ड वाला मौजूद हुआ तो क्या आएगा ना बीच में, भाई जाहिर है सीक्वेंस का मतलब है कि सबसे पुराना सबसे पहले, तो टाइम बार्ड वाले तो सबसे पहले आएगा, ठीक है। वो कहते हैं मैं ही तो सबसे पहले आया, ठीक है, तो लॉजिकली तो वो पहले आएगा, ओके। अच्छा अब अभी आप देख लें वही आएगा पहले। तो भाई तीसरा सिनेरियो क्या था कि ना तो डेटर ने डिस्चार्ज किया, इंडिकेट किया, ना ही हमें पता है किस तरह करना है। फिर कानून कहता है भाई टाइम के हिसाब से सिस्टम में देखो कौन कौन से पुराने डेटा हैं, पहले उनको करो। भाई सबसे पुराना कौन सा डेटा है, वही टाइम बार वाला ही हो गया ऑब्वियसली 20 का। तो सबसे पहले भाई 50,000 रुपया मैंने एडजस्ट किया,
ठीक है। देखिए इधर एडजस्ट करने की लॉजिक कुछ और थी, इधर लॉजिक ये थी यार मरे हुए हैं पैसे इनको निकाल लें, इधर लॉजिक से ज़्यादा कानून रेलिवेंट है, कानून ने बोला हुआ है भाईजान पुराने तरतीब के साथ आपने चलना है, ठीक है, उसमें चाहे टाइम बार्ड भी आ रहे। हमने भाई ये किया, पीछे बच गए 3 लाख रुपया। अच्छा, इसके बाद वाली डेट कौन सी है? अप्रैल 20 आ गई, फिर मेरे ख्याल में अक्टूबर 21 आ जाता है, लेकिन अक्टूबर 21 वाला क्या है, डिस्प्यूटेड वन है, ये हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको छोड़ दें, इसको साइड पे कर दें। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम, ये तो मतलब हो गया फारिग वैसे, फिर कौन सी डेट बनती है भाई, ये बन जाती है ना सितंबर 2022। हाँ, अब सितंबर 2022 भाई आ जाती है। अच्छा, अब सितंबर 2022 के अंदर देखो हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पास अभी 3 लाख बचा हुआ है, ठीक है। अगर हम ये पहला ये कर दें, फिर ये दोनों के दोनों पूरे के पूरे एडजस्ट हो रहे हैं ना, तो हमें प्रोपोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोपोर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। वो कब हमें ज़रूरत पेश आती है, ये अप्रैल 2020 वाला, हमें भाई तब ज़रूरत पेश आती है अगर पैसे कम बच जाएँ, लेने वाले ज़्यादा पैसे हों, ठीक है। तो ये देखो इधर तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, ये 50,000 ये भी आ गया, लाख रुपया ये भी आ गया, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर 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 अब एज्यूम करें फॉर एग्जांपल ये अप्रैल वाली अमाउंट होती, लेट्स से 2.5 लाख रुपया, कितनी होती, मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल से हटना नहीं है, 2.5 लाख रुपया होती, तो भाई पहले सबसे पहले ये करना था, पीछे कितने पैसे बच जाने थे मेरे पास बच जाने थे 1 लाख रुपया। ये प्रोपोर्शन को ज़रा समझ लें गौर से, 1 लाख रुपया बच जाना था। अब मैं गया जी इससे अगली डेट पे, तो भाई मैं पहुंचा जब, तो ये सेम डेट वाले आ गए, सेम डेट वाले आ गए ना भाई, ठीक है। क्या आ गया कि एक ही डेट के ऊपर 2 कर्ज लेने हैं। अब कानून तो कहता है कि जो तरतीब में पहले है, ये तरतीब पहले, बाद कौन सा है, दोनों बराबर पे। अब इसमें आपने बोंगियाँ नहीं मार रही कि सर जो 1 मिनट पहले आया होगा उस डेट पे, नहीं नहीं, कानून कहता है सिंपल डेट को देखना है। अगर तारीख सेम है तो चाहे एक रात 12 बजे आया है, एक कोई सुबह 5 बजे आ गया, कहते कोई मसला नहीं, डेट वो चल रही है ना अभी, तो बस वो सेम डे कंसिडर होगा, सेम उनकी स्टैंडिंग है, ठीक है। इक्वल स्टैंडिंग जिसको बोला जाता है, इक्वल स्टैंडिंग के डेट, ये इक्वल स्टैंडिंग के भाई डेट्स हैं। अब इनका यहाँ पे देखो लेना था 50 और लाख 1.5 पड़ा, अभी एडजस्ट कितना कर सकते हैं, लाख रुपया। तो भाई यहाँ पे सिंपल वो जो प्रोपोर्शन था नहीं हम करते होते थे, क्या करते थे, एक की अमाउंट हम निकाल लेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू आया कितना है, लाख रुपया, और दूसरे वाली कितनी अमाउंट थी, लाख रुपया, लाख डिवाइड बाय दोनों का टोटल कितना, 1.5 लाख इंटू 100, ये जो अमाउंट है, सही है ना, सिंपल है मेरे ख्याल में। इसको आप एडजस्ट वगैरह करें तो आपके पास अमाउंट निकल आएगी कि भाई लाख में से मेरे ख्याल में 66,000 इसका एडजस्ट हो जाएगा, ये लाख वाले का, और कोई 33,000 इसका एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि कानून कहता है फिर ये ना हो कि आप एक डेट को पूरा कर दें और एक को बच जाए। तो भाई इक्वल स्टैंडिंग के जब डेट्स हों तो आपने प्रोपोर्शन करना है, लेकिन प्रोपोर्शन कब करना है, जब पीछे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कम बच गई है, डेट अभी ज़्यादा पड़ा हुआ है। अगर रिमेनिंग अमाउंट, जैसे कि पहले एग्जाम्पल में चल रहा था, रिमेनिंग अमाउंट पड़ी थी 3 लाख रुपया, और ये तो अभी सिर्फ 1.5 लाख का था, तो तरतीब में इसको पूरा हमने पे कर देना था, हमें कोई मसला ही नहीं था। मसला कब आता है कि भाई जब पैसे कम है तो किस वाले डेट को अहमियत दी जाए, तो आपने इक्वल प्रोपोर्शन करना, अगर इक्वल स्टैंडिंग हो, ठीक है, तो प्रोपोर्शन के हिसाब से करना। अच्छा जी, दोबारा पढ़ें, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑल पेमेंट शैल बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्स्ट डेट टिल इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। सिमिलरली और सब्सिक्वेंट पेमेंट्स वो भी आपने इस तरह करना है। आगे लिखा इफ़ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, अगर इक्वल स्टैंडिंग के डेट्स हैं, एक ही डेट के डेट्स हैं, ये लिख लो इसके उर्दू, अगर एक ही तारीख के डेट्स हैं तो फिर जाहिर है टाइम में तो एक तरह आ रहे हैं वो। द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली, तो भाई आपने प्रोपोर्शनेटली इसको चार्ज करना है दोनों को, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, आजम ओज बाबर 3 डेट्स, आजम ने भाई बाबर को 3 डेट्स देने हैं, 1.5 लाख रुपया 18 अप्रैल का है, 3 लाख रुपया भी 18 अप्रैल का है, देखो दोनों पैसे हैं, एंड 4 लाख रुपया कब है, आपका 25 अप्रैल का। आजम सेंड्स 90,000, उसने सिर्फ 90,000 रुपया भेजा है, ठीक है। और यहाँ पे हम ज्यूम करना है कि उसने बताया भी नहीं है कि किस तरह करना है, तो भाई अब हमें आए हैं पैसे 90,000, अब हम तरतीब के हिसाब से चलेंगे ना तो हमें खुद पता है ना ही आजम साहब ने डेटर ने बताया, तो हम तीसरे पोर्शन पे चले गए, तीसरे फेज़ में। तीसरा फेज़ क्या कहता है, टाइम के हिसाब से करें। अब टाइम में सबसे पुराना टाइम आ गया 18 अप्रैल को 2 कर्जे आए हुए हैं, 1.5 लाख का भी है, 3 लाख रुपए का, तो 90,000 को किस में से निकालें, तो हमने फिर क्या करना है, हमने सिंपल करना है भाई प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, 1.5 लाख डिवाइड बाई टोटल इन दोनों का, एक 3 का है एक 1.5 का है, 4.5, ठीक है, इनटू अमाउंट कितनी है ये 90,000, फिर दूसरी अमाउंट आ गई 3 लाख
डिवाइड बाई 4.5 इंटू 90,000, दोनों का हिस्सा बन जाएगा, इसमें से इतना निकाल लो, इसमें से इतना निकाल लो। ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वल स्टैंडिंग का डेट। अच्छा जी, अब अगली एक बार बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ आर ड्यू। वो कहता है अगर ये कर्जे कुछ इस तरह के जिसके अंदर इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इंटरेस्ट लाजमी नहीं है कि हर कर्जे के अंदर हो, जैसे कि आमतौर पे अगर आपने उधार पे गुड सर्विसेज दी हैं उसमें आमतौर पे कर्जा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब बैंक्स वगैरह से लो तो उसमें कर्जा होता ही होता है आमतौर पे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई अगर तो प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल अमाउंट का पता है ना, जब आप पैसे लेते हो तो असल जो अमाउंट है, एक्चुअल जो वैल्यू है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है, जो उसके ऊपर आप बैंक को दे रहे हो तो वो इंटरेस्ट है। तो भाई वो कहता है अगर तो कर्जे के अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है, अब दोनों चीज़ें हैं, तो पहले इंटरेस्ट को, क्योंकि देखिए कानून है वो कोशिश करता है इंसाफ करने की, कानून को पता है कि यार अगर इंटरेस्ट मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, वही इंटरेस्ट बीच में ऐड होकर लाइबिलिटी और बढ़ जानी है इसकी, उस लाइबिलिटी के ऊपर फिर और इंटरेस्ट लगना है, तो ये तो पैसे कभी खत्म ही नहीं होने इनके, ठीक है। इसलिए कानून, वो कंपाउंडिंग वगैरह पढ़ी होगी ना आपने, इसलिए कानून ये कहता है कि भाई पहले इंटरेस्ट की अमाउंट को निकालो, ठीक है, बाद में प्रिंसिपल जो है वो आपने एडजस्ट करना, पहले कौन सी अमाउंट को उसकी को डिस्चार्ज करें, इंटरेस्ट की अमाउंट को, ठीक है, बाद में प्रिंसिपल को आपने करना है। एज अ जनरल रूल, इफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप, मार्कअप मतलब इंटरेस्ट, बोथ आर ड्यू, द मार्कअप इज सेटल्ड फर्स्ट एंड देन प्रिंसिपल अमाउंट इज सेटल्ड। एग्जाम्पल देखिए, आजम ओज 100,000 एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड 20,000 एज इंटरेस्ट। तो भाई अगर उसको फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपया आया था या 30,000 रुपया आया, तो वो पहले 20,000 रुपया इंटरेस्ट वाला साइड पे करेगा, बाकी 10,000 रुपया वो प्रिंसिपल में से निकाल लेगा। ओके, चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रा देखें इसका। ये जो 3 है, 4 आपने खुद करना है। 4 में मुश्किलात आएंगी, आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही इसका मतलब आपको समझ नहीं आई और आप बस ऐसे ही करके आ गए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 भैया आप लोगों ने खुद करना है। नाम इसका बता देता हूँ, उबैद वाला जो है ना, उबैद, ठीक है। 3 को ज़रा समझें। उसने कहा फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ऑफ सम्स पेएबल बाय निसार टू मिराज ऑन 4 मार्च 2017। 4 मार्च 2017 को, ये पास पेपर ही हैं, यही आते इस तरह के आते हैं। 4 मार्च 2017 को निसार ने मिराज को कोई पैसे देने थे। डेट ऑफ इनवॉइस है 2 लाख रुपया, गारंटीड बाय इमरान, जिसकी गारंटी भी दी हुई है इमरान ने, ओके। और 8 जून 2016 को 1.5 लाख रुपया है, मतलब टोटल 3.5 लाख रुपया, ओके। निसार सेंट अ चेक ऑफ 1 लाख ऑफ ऑन 5 मार्च, मैं 5 मार्च को 1 लाख रुपया भेजता है। आ गया ना मसला कि भाई कौन से वाले एडजस्ट करें, 3.5 लाख देना है। एज देयर वर नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम निसार, कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी, उसने इंडिकेट भी नहीं किया। अगर इंडिकेट किया होता फलां में से निकाल लो, पुराने में से, तो वही निकालना था, इंडिकेट नहीं किया। मिराज एडजस्टेड दी पेमेंट अगेंस्ट दी अमाउंट ऑफ 1.5 लाख, उसने क्या किया, दूसरे वाली जो अमाउंट है ना 1.5 लाख, उसमें से लाख रुपया निकाल दिया। लॉजिकल है ना, क्या वही बात, भाई इसकी गारंटी दी हुई है, ये तो अगर मर भी गया तो वो ये बंदा पैसे पे नहीं भी करता तो इमरान कर देगा, लेकिन इमरान साहब चीख पड़े इसके ऊपर। द गारंटर इमरान ऑब्जेक्टेड टू सच ए प्रॉब्लम, उसने कहा कि भाईजान ये क्या सीन है, मेरे वाले पैसे एडजस्ट करते पहले, मेरे ऊपर क्यों अभी फंदा लगा हुआ है। एंड दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस, उसने कहा ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइसेस के हिसाब से करो, मतलब है कि फाइफो मेथड के थ्रू करो। तो हमें पता फाइफो कब लगता है, तीसरी सिचुएशन में लगता है भाई, जब क्रेडिटर को भी समझ ना आ रही हो, उसको भी अप्रोप्रिएशन का ना पता हो, डेटर ने भी ना बताया हो, फिर होती है। लेकिन अगर डेटर ने नहीं बताया, क्रेडिटर खुद करना चाह रहा है, तो भाई क्रेडिटर खुद कर सकता है, कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। ये जो है ना टाइम का जो सीक्वेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ तब लगता है ना डेटर अप्रोप्रिएट कर पा रहा है, ना ही क्रेडिटर कर पा रहा है, फिर लगता है। लेकिन अगर क्रेडिटर अपनी मर्जी से करना चाह रहा है तो क्रेडिटर साहब कर सकते हैं जो दिल करता है, इंक्लूडिंग टाइम बार डेट, चाहे अगला डेट उठाएं, पिछला उठाएं, जैसे मर्जी उठाएं, ठीक है। डिस्प्यूटेड नहीं बस कर सकते। तो उसने कहा जी, उसने गारंटी की, गारंटर ने खप डाल दिया, तो अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएं क्या उसकी ऑब्जेक्शन वैलिड है। तो भाईजान इसने सीधा जवाब लिख दिया, लेकिन आपने जवाब नहीं लिखना, आपने लिखना है एज पर दी Contract Act 1872, where the debt to be discharged is not indicated by the debtor, the creditor has the option to adjust any debt of his or her own choice, whether it is a time bar debt but not the disputed debt। ये आपने लीगल प्रोविजन लिख दी है। अब आपने आगे बताना है कि भाई इमरान साहब जो हैं उनकी ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है इस केस में, ओके जी। चले प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 प्लीज़ आप लोगों ने खुद करना है, बड़े ही तसल्ली के साथ समझ के करना है इसको। चलेंगे फिर इंशाल्लाह कल आगे चलेंगे। बल्कि इसकी कुछ प्रैक्टिस करके फिर, हाँ कल तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेंगे इसकी। मिलते हैं नहीं फिर कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।